हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तीसरी वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। कैसे भारत के अंदर कोई भी बिल पास होता है, वो दो टॉपिक आज हम कवर अप करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में भारतीय संविधान के बताया गया है। आर्टिकल 52 52वां। प्रेसिडेंट याद रखिएगा फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होता है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशन भी, संवैधानिक प्रमुख भी देश का कौन होता है? प्रेसिडेंट। और याद रखिएगा प्रेसिडेंट साहब के नाम पर ही सारे विदेशी एग्रीमेंट संधि साइन होते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट को महामहिम, जब भी कोई भी राष्ट्रपति का नाम लेंगे आप भारत के, जो प्रेजेंट में जैसे रामनाथ कोविंद जी हैं, तो हम उनके नाम के आगे क्या लिखेंगे? रामनाथ, महामहिम रामनाथ कोविंद जी। तो आपको ये याद रखना है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होती हैं? अपॉइंटमेंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट, किस किस को अपॉइंट करता है? एट सेंट्रल लेवल पे देखते हैं, पहले केंद्र लेवल पे। ऑल पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एक्सेप्ट, किसको नहीं अपॉइंट करता? स्पीकर को। क्यों? क्योंकि स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ लोकसभा। मतलब जो लोकसभा के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोकसभा के स्पीकर को चुनते हैं, इसलिए उसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति साहब नहीं करते, ठीक है। डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा, ये सब भी प्रेसिडेंट साहब के द्वारा अपॉइंट नहीं होते। स्टेट लेवल पे राज्यों का गवर्नर, उसको कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। एंड जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जज को भी, चाहे चीफ जस्टिस चाहे अदर जज ऑफ हाई कोर्ट, उन्हें भी प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट बाय होम, स्पीकर किसके द्वारा होता है? मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा। डिप्टी स्पीकर भी मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर। याद रखिएगा जो भी राज्यसभा का चेयरमैन होगा वो व्यक्ति भारत का वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। तो इस वक्त कौन है राज्यसभा के चेयरमैन? यानी वेंकैया नायडू जी, वो अब इस वक्त भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। डिप्टी चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के मेंबर। और राज्यसभा सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है? राज्यसभा के चेयरमैन। जैसे लोकसभा सेक्रेटरी को स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, राज्यसभा सेक्रेटरी को राज्यसभा के चेयरमैन करते हैं। इमरजेंसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब तीन तरह की इमरजेंसी लगाते हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352 में जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उसमें वो केंद्र सरकार का परामर्श मतलब एडवाइस लेते हैं, और 356 में गवर्नर का लेते हैं, राज्य के गवर्नर का, जिस भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया। वित्तीय आपातकाल, भारत के अंदर एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी, पाकिस्तान के युद्ध के साथ, वो 71 का बांग्लादेश और चाइना के साथ और पाकिस्तान की लड़ाई के साथ, ठीक है। और 356 आर्टिकल राष्ट्रपति शासन आज तक 125 बार से ज्यादा लग चुका है। ऑर्डिनेंस अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट, और जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो आर्टिकल 123 में बताया गया है, आप इसको भी याद रखिएगा। आर्टिकल को इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछता है। पार्लियामेंट्री सेशन, देखो पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। बजट सेशन कब चलता है? फेब, मार्च, अप्रैल में। और मॉनसून सेशन जुलाई, अगस्त, सितंबर। विंटर सेशन नवंबर, दिसंबर। अब जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, वो एक कानून की तरह काम करता है। ऑर्डिनेंस मस्ट बी सपोर्टेड बाय पार्लियामेंट के द्वारा 6 वीक्स के अंदर अंदर वो पास होना चाहिए, ठीक है। एंड मैक्सिमम वैलिडिटी एक ऑर्डिनेंस की जो राष्ट्रपति साहब के द्वारा इशू किया गया है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विद सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 143 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई काम करना है जिसपे राष्ट्रपति साहब को सुप्रीम कोर्ट का परामर्श चाहिए तो वो एडवाइस ले सकते हैं आर्टिकल 143 के तहत। सोल डिसीजन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो उनके मतलब उनके विवेक पे डिपेंड करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन 2 कंडीशन, 2 कंडीशन में। देखो पहली कंडीशन, अगर किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई
तो क्या करते हैं राष्ट्रपति साहब अपने विवेक से जो उनको लगता है कि इस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें हैं उसको आमंत्रित करेंगे और उसके मेंबर को प्रधानमंत्री जिसको भी वो पार्टी कहेगी उसको बना देंगे और उनको 1 मंथ का टाइम दे देंगे कि 1 मंथ के अंदर अंदर उन्हें संसद के अंदर अपना बहुमत साबित करना है। ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की तो क्या होता है, फिर भी राष्ट्रपति साहब उस दूसरे व्यक्ति को, दूसरी पार्टी जो मेजोरिटी में होगी उसमें उसके किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे और फिर उसको ये कहेंगे कि 1 महीने का वक्त दे दिया जाएगा जिसमें उस व्यक्ति को जो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुआ है उसको अपनी बहुमत साबित करना पड़ेगा। कंसेंट ऑफ बिल, लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखो बिल, कोई भी बिल होता है सबसे पहले वो लोकसभा में पेश होता है, देयर आफ्टर राज्यसभा में, देन प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर वो कानून बन जाता है। अगर पहले राज्यसभा में पेश हुआ है वहां से पास होकर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद प्रेसिडेंट में जाएगा और एक्ट फिर कानून बन जाएगा। बस एक बिल ऐसा होता है जो सिर्फ लोकसभा में ही पेश होगा, दैट इज मनी बिल। ठीक है, आपको ये याद रखना है, मनी बिल ये सब लोकसभा में ही पेश होंगे। फाइनेंशियल बिल हो गया, ठीक है। और अब बिल भी 2 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, स्पेशल बिल। ऑर्डिनरी बिल के अंदर ऑर्डिनरी बिल के बारे में आर्टिकल 111 में बताया गया है, 111 में। ऑर्डिनरी बिल 2 तरह का बिल होता है, प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल। अब देखिए प्राइवेट बिल क्या है। प्राइवेट बिल होता है जब कोई ऐसा सांसद जो मतलब कि किसी उससे नहीं, पार्टी से नहीं जीता, मतलब इंडिपेंडेंट खड़े होके जीते थे और वो किसी बिल को इशू कर, मतलब कि संसद में पेश करना चाहते हैं, तो जो उस सांसद के द्वारा बिल इशू किया जाए, बिल पेश किया जाएगा वो प्राइवेट बिल होगा। और गवर्नमेंट बिल जो सरकार पेश करेगी, सरकार का कोई मंत्री पेश करेगा। स्पेशल बिल के अंदर 3 तरह के बिल होते हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। आप तीनों के आर्टिकल याद रखिएगा। मनी बिल इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 110, फाइनेंस बिल 117 और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 368। फाइनेंस बिल से एक क्वेश्चन याद आ गया, फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है, भारत के राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं। आप मेरे को ये बताइएगा इस वक्त फाइनेंस कमिश्नर का नाम क्या है, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन इसमें हमारा ये भी बन जाता है कि कितने साल के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, तो 5 साल के लिए, आप ये भी याद रखिएगा। गवर्नमेंट बिल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर्स, ऑल स्पेशल बिल्स आर गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है। और वो सारे बिल क्या कहलाते हैं, मतलब कि स्पेशल बिल भी कहा जाता है उनको। प्राइवेट बिल रिप्रेजेंटेड बाय नॉन मिनिस्टर, जो मंत्री नहीं होते उनके द्वारा जो बिल पेश किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, प्राइवेट बिल। आमतौर पर ये वो कैंडिडेट पेश करते हैं जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं इलेक्शन में और जीत जाते हैं। अब ऑर्डिनरी बिल को पास करने का प्रोसीजर क्या है, देखो सबसे पहले बिल लोकसभा में पेश हुआ, अगर पहली कंडीशन में हम देखें वो राज्यसभा में जाएगा, वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति साहब या तो उसे पास कर देते हैं या फिर उसे रिटर्न कर देंगे, दूसरा ऑप्शन। और अगर रिटर्न कर दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम उनको पास करना पड़ेगा जब वो वापस से उनके पास आएगा, या फिर उस पर कोई आंसर नहीं देते और पॉकेट वीटो में उसको रखते हैं। आप मुझे बताइएगा वो कौन सा बिल है जो प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो में रखा गया था। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, पर अब आप मुझे बताइएगा उस टाइम कौन राष्ट्रपति थे भारत के। या दूसरा जो केस है वो है राज्यसभा में बिल पेश होगा, देयर आफ्टर वो लोकसभा में जाएगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति साहब के पास फिर से वो 3 ऑप्शन है, या तो पास कर दे उसको, या नेक्स्ट टाइम कर दे मतलब रिटर्न कर दे, या फिर पॉकेट वीटो। अब तीसरा केस है हमारा, लोकसभा में जाएगा बिल, देयर आफ्टर राज्यसभा में, और पास और रिटर्न नहीं किया या कोई आंसर नहीं दिया 6 महीने तक, तो फिर जॉइंट सेशन बुला लिया जाएगा दोनों हाउस का, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। और याद रखेगा कंपटीशन में पूछता है कि जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। ये था हमारा थर्ड केस। अब फोर्थ केस है कि बिल राज्यसभा में पेश हुआ, देर आफ्टर लोकसभा में, फिर पास हुआ या रिटर्न हुआ, या फिर 6 महीने तक उस पर कोई आंसर नहीं दिया गया, जवाब नहीं दिया गया, और फिर ज्वाइंट सेशन। अब यहां से ही नहीं जवाब गया, अगर यहां से पास हो जाता तो फिर तो वो सीधा राष्ट्रपति जी के पास पहुंच जाता, या यहां से पास हो जाता तब भी वो राष्ट्रपति जी के पास पहुंच जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा बिल इन 2 स्टेज से आगे नहीं बढ़ा अभी। ज्वाइंट सेशन, और ज्वाइंट सेशन के बारे में आर्टिकल 108 में बताया गया, और याद रखिएगा ज्वाइंट सेशन को चेयर कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा।
कंडीशन ऑफ जॉइंट सेशन की कंडीशन क्या है, कब बुलाया जा सकता है, डिस्प्यूट बिटवीन टू हाउस, अगर दो हाउस के बीच में डिस्प्यूट्स हो, इवन राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कोई डिस्प्यूट है किसी मामले को या किसी बिल को लेकर, तब बुलाया जा सकता है। नो आंसर बाय सेकंड हाउस, और मान लो कोई बिल पास हुआ एक सदन में, फिर वो दूसरे सदन में गया पर दूसरे सदन से 6 महीने तक कोई जवाब नहीं आया उस बिल पे, तो क्या होगा, तब भी जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है। और जॉइंट सेशन को बुलाता कौन है, याद रखिएगा, भारत के महामहिम यानी प्रेसिडेंट साहब। और याद रखिएगा चेयर कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो अगला क्वेश्चन यही है कि चेयरमैन कौन होगा जॉइंट सेशन का, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, और अगर वो नहीं है अवेलेबल तो डिप्टी स्पीकर चेयर करेंगे उसे, और अगर डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसको चेयर करेंगे, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे दोनों सदन के वो उसको चेयर करेंगे, मतलब उसको मीटिंग में जो सामने सभापति होंगे वो होंगे। ये याद रखिएगा आप चारों केस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट वर्क एज अ चेयरमैन ऑफ जॉइंट सेशन, ठीक है, वो जो भी राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के, वो इस जॉइंट सेशन में बैठ नहीं सकते, मतलब इसको चेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते। देखो एक क्वेश्चन अपने आप में ये बनता है कि वो कौन होता है जो सदन का मेंबर हुए बिना सदन का, मतलब कि एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पे वो होते हैं अपॉइंटेड, तो वो कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो सदन के मेंबर नहीं होते। लोकसभा स्पीकर को सदन का मेंबर बनना इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, तभी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। रिक्वायर्ड मेजोरिटी 50% मेजोरिटी होनी चाहिए। जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैज बीन कॉल्ड फॉर ओनली 4 बिल्स, 4 बिल्स के लिए आज तक बुलाया गया है। डोरी प्रोहिबिशन बिल 1961, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1978, आप इनके नाम याद रखिएगा, यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स में पूछता है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, बिल ऑफ फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन 2008, बिल डिफनेक्ट। लेट अस सी फर्दर बिल। देखो बिल भी अब 2 तरह के होते हैं, उसमें आगे पढ़ना था हमने, स्पेशल बिल और मनी बिल। स्पेशल बिल इज काउंटेड अंडर आर्टिकल 117 एंड मनी बिल इज काउंटेड अंडर आर्टिकल 110। यू हैव टू रिमेम्बर दीज थिंग्स। फाइनेंस बिल्स इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक मैटर, याद रखिएगा फाइनेंस बिल किससे रिलेटेड होंगे, इकोनॉमिक मैटर से, आर्थिक चीजों से रिलेटेड, जैसे टैक्स, फी, फाइन, लोन, ईटीसी, पेनल्टीज आ जाती हैं, ई चिट्स आ जाता है इसमें। और मनी बिल किससे रिलेटेड होगा, इकोनॉमिक मैटर से ही रिलेटेड होगा, ये भी टैक्स, फी, फाइन, लोन, मनी बिल इज रिक्वायर्ड फास्ट डिसीजन, क्योंकि मनी बिल को जल्दी पास करना होता है। मनी बिल और फाइनेंस बिल इज डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये आपका कंपटीशन का एक और क्वेश्चन तैयार हो रहा है, पूछता है कि मनी बिल को डिसाइड कौन करता है, किसकी प्रायर परमिशन से पेश होता है, तो दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रोसीजर ऑफ मनी बिल का प्रोसीजर क्या है, या तो राष्ट्रपति जी की सबसे पहले वो लेनी पड़ती है परमिशन, देयर आफ्टर लोकसभा, देन राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट के पास आएगा, और फिर हस्ताक्षर होने के बाद वो पास हो जाएगा। और मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। अगर बिल लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, अब राज्यसभा ने उसे पास कर दिया तो प्रेसिडेंट साहब के पास चला जाएगा, या फिर कैंसिल कर सकती है, या फिर उस पर 14 दिन तक कोई आंसर नहीं दे सकती, मतलब नहीं देती है। देखो अगर 14 दिन तक राज्यसभा ने कोई उस पर आंसर नहीं दिया तो वो बिल वापस से लोकसभा में चला जाएगा, और यहां अगर वो दोबारा पास हो गया फिर राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा उसको 14 दिन के लिए नहीं रोक सकता, क्यों, क्योंकि पहले उसने उसको एक बार रोक लिया है। अब राज्यसभा के लिए ये मैंडेटरी है उसको पास करना। सेम इसी तरह प्रेसिडेंट साहब भी उसको 14 दिन रोक सकते हैं, और अगर प्रेसिडेंट साहब उसको रिटर्न करते हैं और वो पास होकर दोबारा प्रेसिडेंट साहब के पास आता है तो फिर राष्ट्रपति साहब को उसको पास करना पड़ेगा। फाइनेंस बिल का प्रोसीजर क्या है, आर्टिकल 117, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट पास, ये तो होता है सिंपल। पर अगर लोकसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में फिर गया, लोकसभा में पास होने के बाद या तो राज्यसभा उसे पास कर देगी, या फिर उसे रिटर्न कर देगी, या फिर 6 महीने तक उसे अपने पास रखेगी। अब यहाँ 14 दिन वाला कंसेप्ट सिर्फ मनी बिल में है। ये आपका फाइनेंस बिल में क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम वो कितने दिन रिटेन कर सकती है, तो 6 मंथ, और 6 मंथ के बाद ज्वाइंट सेशन है ही ऑप्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल याद रखेगा आर्टिकल 368, और हमने ये प्रक्रिया कहां से ली है अपने संविधान में, साउथ अफ्रीका से, ये याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। तो लोकसभा में पेश होगा, देयर आफ्टर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, और फिर फाइनली पास हो जाएगा। अमेंडमेंट ऐसे होता है संविधान के अंदर।
देखो अब यहाँ पे राज्यसभा में गया बिल, उसके बाद लोकसभा में गया, दूसरा केस है ये, फिर प्रेसिडेंट साहब के पास गया, यहाँ पे हम टी कर देते हैं इसको, फिर बिल फाइनली क्या हुआ, पास हो गया। तीसरे केस में लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, अगर राज्यसभा ने उसे पास कर दिया तो राष्ट्रपति जी के पास, अगर उसे रिटर्न करती है तो वो फिनिश हो जाएगा, मानना जाएगा, या फिर उस पर अगर कोई जवाब नहीं देती तब भी वो फिनिश हो जाएगा। राज्यसभा में गया, देर आफ्टर लोकसभा में, अब लोकसभा ने उसे पास कर दिया फिर तो वो प्रेसिडेंट साहब के पास चला जाएगा, नहीं तो फिर या दूसरे केस में लोकसभा उसे रिटर्न कर देगी, और रिटर्न कर दिया तो वो बिल फिनिश है, और अगर उस पर कोई आंसर नहीं दिया और इस आंसर में कोई लिमिट भी नहीं है तब भी क्या माना जाएगा, प्रोसेस कंटिन्यूड माना जाएगा कि अभी। पर यहाँ पे अगर राज्यसभा उसको नो आंसर दे तो फिर उस पर क्या है, वो फिनिश मान लिया जाता है। आर्टिकल 3 बाउंड्री चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है कि एक स्टेट को बड़ा छोटा करना या दो हिस्सों में तोड़ विभाजन करना, उसका वो इसमें बताया गया है आर्टिकल 3 में। प्रोसेस ऑफ आर्टिकल 3, हम आर्टिकल्स पे भी वीडियोस लाएंगे फ्यूचर में, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 395 तक ईच को हम बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बस आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए उसको। तो प्रोसेस क्या है देखते हैं। पहले केस में प्रेसिडेंट के पास जाएगा, देर आफ्टर लोकसभा, देन राज्यसभा, राज्यसभा से पास होने के बाद फिर से प्रेसिडेंट के पास, और अगर राष्ट्रपति साहब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो फाइनली वो पास। केस 2 में राष्ट्रपति जी के पास, देर आफ्टर राज्यसभा, देर आफ्टर लोकसभा, राज्यसभा में पास होने के बाद, लोकसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जी के साइन होने के बाद वो पास हो गया। तीसरा केस क्या है, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में, राज्यसभा उसे पास कर सकती है, रिटर्न कर देगी तो फिनिश, और नो आंसर दिया अगर, उस पर कोई जवाब नहीं दिया तब भी वो क्या मानना जाएगा, फिनिश मानना जाएगा। राज्यसभा में गया, देर आफ्टर लोकसभा, लोकसभा में जाने के बाद फिर वो पास हुआ, वहां पे या तो पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति जी के पास, और अगर पास नहीं हुआ, लोकसभा ने उसको रिटर्न कर दिया तो वो फिनिश मानना जाएगा, और अगर लोकसभा उस पर कोई जवाब नहीं देती तो फिर प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो उम्मीद है गाइस आपको जो हमने आज पढ़ा, हमारे 3-4 टॉपिक वो अच्छे से समझ में आया होगा। स्टेट लेजिस्लेचर हम अगली वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। तो ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और अगर आपको कोई भी संविधान से रिलेटेड, इनसे आर्टिकल से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उस आर्टिकल को आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है गाइस, धन्यवाद।